जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो गाइज़, आप सभी को पता है कि हमने आज तक 100 जो क्वेश्चन है, यानी कि जो 100 क्वेश्चन है, वो हमने अपने फिनिश कर लिए हैं जीके के। ठीक है। तो गाइज़, आज से और आप सभी को पता है कि मतलब सुनने में क्या आ रहा है कि पूरा नोटिफिकेशन पास कर दिया योगी जी ने भी कि आने वाली 16 तारीख को हमारा जो यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। मतलब पास कर दी उन्होंने वैकेंसी, फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे बहुत जल्द। का इसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो हमें गाइस बहुत तैयारी से, सॉलिड तैयारी से आगे बढ़ना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो आने वाले कम से कम 4 साल या 5 साल तक ये वैकेंसी आएंगी नहीं, और अगर आ भी गई तो पूरी नहीं होंगी चुनाव से पहले। ठीक है, यूपी में जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक वैकेंसी नहीं आएंगी। तो इस बार हमारे पास पूरा भरपूर मौका है। हमें इन जो ये वैकेंसी आ रही हैं, यूपीएसआई की हैं, जेल वार्डन की हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की हैं, इन सभी वैकेंसियों में अपना 100% योगदान देना है। ठीक है, आप जो भी करते हैं सब कुछ छोड़ दीजिए, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को एकदम चरम पे लेके जाइए, जहाँ पे आपका सिलेक्शन कोई काट ही ना सके। और मैं उस सिलेक्शन में आपकी प्रैक्टिस को पूरी निरंतर रूप से बनाए रखूँगा। आपको बस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है गाइस, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली 1 घंटे की वीडियो अपलोड किया करूँगा, जिसमें क्या होगा कि हम इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितने क्वेश्चन यहाँ पे हम प्रैक्टिस किया करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, 100 क्वेश्चन हमने आज तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको उन सबकी वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने सबकी प्लेलिस्ट सेपरेट वाइज बना दी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो बात करेंगे, 100 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, तो आज हम 101वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और गाइज, इस बुक ये जो हम क्वेश्चन की सीरीज देख रहे हैं ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसमें एक क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। मतलब इसमें एक भी क्वेश्चन फालतू का नहीं है। तो हमें इस बुक को बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 101वें क्वेश्चन के साथ में। तो 101वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो विटामिन B3 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, जो मानव शरीर है उसमें हम इसको संश्लेषित कर सकते हैं। ठीक है। यूपीएसआई का पेपर हुआ था ना, बैच थर्ड था, और 2017 में पेपर हुआ था, वहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ऐसी कौन सी विटामिन है जो मानव शरीर में संश्लेषित हो सकती है, तो विटामिन B3 वो हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए गाइज, यहाँ पे आंसर हमारा डी वाला बिल्कुल सही हो जाता है। और इसमें क्या है एक्सप्लेनेशन में, विटामिन B3 को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। इसका रासायनिक नाम नियासिन या फिर निकोटिनेमाइड है। तो इसको हम नियासिन के नाम से जानते हैं। देखिए, नियासिन इसका नाम फेमस है, तो नियासिन आपको इसका नाम याद रखना है। ठीक है। यह जल में घुलनशील होता है। आपको पता होगा कि जो विटामिन बी है वो जल में घुलनशील होता है। यह कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को रोकता है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है? देखिए, जो हमारी नसें होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, ठीक है, उसमें जब कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो ऑयल वाली चीज़ें होती हैं, फैट जो होता है वो उसमें जब जम जाता है, तो जो हमारी उसमें ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है। इससे हमारा बीपी तेज़ हो जाता है, मतलब बहुत सारी शरीर में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है। वही है ना, जैसे हम अपने घर में पानी की टंकी यूज़ करते हैं, पानी की टंकी को आप जितना दबाओगे तो पानी का प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऐसा ही है, जब कोलेस्ट्रॉल हमारी जो नली का साइज़ है वो छोटा कर देता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है। तो यही है कारण है कि कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को रोकता है, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देता, जो विटामिन B3 होता है। इस विटामिन की कमी से मानवों में पेलाग्रा यानी कि जो त्वचा जैसे दाग हो जाते हैं, है ना, या फिर 4D सिंड्रोम रोग, या कुत्तों में जीभ का काला होना, या कैना यानी कि कैनाइन रोग हो जाता है। तो देखिए, ये जो रोग हैं हमें पता होने चाहिए। अगर इंसानों की बात करते हैं तो त्वचा वाले जो 4D सिंड्रोम रोग है वो हो जाते हैं। कुत्तों की बात करेंगे तो उनकी जीभ काली हो जाती है, जिसे हम कैनाइन बोलते हैं। ठीक है, कैनाइन। इसके मुख्य स्रोत क्या हैं? जैसे आपने यहाँ पे मांस खा लिया, है ना, मूंगफली खा ली, आलू, टमाटर, दूध, मेवा, अंडे, अंडे की जर्दी, हरी पत्तेदार सब्जियाँ इत्यादि, ये क्या है इसके मुख्य स्रोत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 102, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन नंबर 102 है कि जल निकायों में निम्नलिखित में से किन पोषक तत्वों में वर्धित स्तर के कारण अतिपोषण होता है।
देखिए क्वेश्चन तो टफ है। अब ये क्वेश्चन ऐसा होगा कि सबने छोड़ा होगा, ठीक है, लेकिन गाइज हमें एक बार प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनको प्रैक्टिस करना चाहिए। जल्दी से आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है फॉस्फेट, ठीक है। फॉस्फेट क्या हो जाता है इसका गाइस, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। जो जल निकाय होते हैं उनमें पोषक तत्व में जो स्तर होता है वो फॉस्फेट के कारण बढ़ता है। ये हमारा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जल निकायों में फॉस्फेट पोषक तत्व में वर्धित स्तर के कारण अति पोषण होता है, ठीक है। अकार्बनिक में फास्फोरस अम्ल तथा क्षारों की क्रिया से जो लवण बनते हैं उन्हें फॉस्फेट कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की। क्या है बात ये, जो अकार्बनिक होते हैं मतलब जो इनऑर्गेनिक होती है, आपने केमिस्ट्री सुनी होगी, दो प्रकार की केमिस्ट्री होती है। पहली केमिस्ट्री होती है कार्बनिक, दूसरी होती है अकार्बनिक, मतलब इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो जो अकार्बनिक में फास्फोरिक अम्ल होता है, ध्यान रखना, अकार्बनिक जो होती है उसमें फास्फोरिक अम्ल होता है, और क्षारों की जो प्रक्रिया होती है मतलब फास्फोरिक अम्ल की और क्षारों की जो क्रिया से लवण बनते हैं उन्हें हम फास्फेट बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो जो फास्फेट होता है, देखिए फास्फेट जैव रसायन और पर्यावरण में बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो कृषि एवं उद्योगों में उपयोगी होता है। यह जल में तेजी से घुल जाती है। यह खेत पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता होती है, ठीक है। तो फास्फेट आप यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 103। इसका आप आंसर मुझे बताएंगे कि निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। देखिए क्वेश्चन तो अच्छा है। क्वेश्चन बोल रहा था कि निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। अब हाइड्रोजन पौधे प्राप्त करते हैं तो वो कौन सी गैस है, मतलब H2O, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मृदा जल। क्योंकि आपको पता है कि जो H2 होता है मतलब हाइड्रोजन गैस होती है वो जल में होती है, जल में उसके दो अणु होते हैं हाइड्रोजन गैस के। तो यहाँ पे H2O जो है, H2 हमें यहाँ से मृदा जल से प्राप्त हो जाती है जो वायु होती है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। बात करते हैं कि पौधे मृदा द्वारा अवशोषित जल से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। पौधे मिट्टी से जड़ के मूल रोमों द्वारा जल को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संचालित करते हैं। स्थलीय पौधे मिट्टी में उपस्थित जल तथा खनिज लवणों को के मूल रोमों द्वारा अवशोषित करते हैं, ठीक है। बल्कि जलीय पौधे जो होते हैं इसे अपने जल के संपर्क वाले भाग के बाह्य स्तर से प्राप्त करते हैं। तो ये कई तरीके से हम इसको प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 104वां क्वेश्चन बोल रहा है कि आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को डैश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जो आदर्श परिस्थिति होती है, तो आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को डैश के रूप में जाना जाता है। तो अभी मुझे बताएंगे वो क्या है, ठीक है। तो आपको पता है, देखिए तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, टोटी पोटेंसी। देखिए क्वेश्चन टफ है तो आप वीडियो छोड़ के मत जाना। वीडियो छोड़ के अगर आप चले गए ना तो देखिए आपको भी पता है कि क्वेश्चन में खुद से बना के नहीं लाया। अगर ये क्वेश्चन हल्के हल्के होते आपसे बन रहे होते तो आप इसको बहुत मेहनत करके देखते हैं ना। लेकिन जब क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आप ये मत समझना क्वेश्चन में अपनी तरफ से भारी बना के लाया हूँ। ये क्वेश्चन गाइस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और यूपीएसआई का एग्जाम आप सब इंस्पेक्टर बनोगे आप। तो आप लेवल समझ लेना किस लेवल का वहाँ पे जीके पूछे जाने वाला है, और जीके ही सिलेक्शन दिलाएगा। क्योंकि आपको पता है कि रीजनिंग भी सब करके आएंगे, मैथ भी सब करके आएंगे, और हिंदी भी सभी करके आएंगे लगभग, ठीक है। थोड़े बहुत 2-3 नंबर का ही अंतर चलेगा, बाकी जीके सिलेक्शन दिलाएगा आपको फाइनल। तो जीके को आप इग्नोर मत करना, बस ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटी पोटेंसी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे कि आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए कोशिका के गुण को टोटीपेंसी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कौन सा सस्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा ऐसा प्राणी है जो उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है, कौन सी लोमड़ी है वो,
तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा ये आपको मुझे बताना है कमेंट करके, ठीक है। देखिए आपको पता है कि जो उड़न लोमड़ी होती है, ठीक है, उड़न लोमड़ी के रूप में किसे जाना जाता है, तो चमगादड़ को जाना जाता है, आपको सभी को पता है। इसका बी ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। यूपीएसआई का एग्जाम होता है 2017 में, वहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ठीक है मित्रों। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, देखिए गाइस, देखिए यहाँ पे बात करेंगे कि चमगादड़ दुनिया का एकमात्र स्तनधारी है जो उड़ सकता है, ठीक है। जो चमगादड़ है वो एकमात्र स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इसे उड़न लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्राय रात्रिचर होते हैं, मतलब ये रात में ही मोस्टली टहलने के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं, दिन में इनको दिखाई नहीं देता, ऐसा कहा जाता है। ये बच्चा पैदा कर उन्हें दूध पिलाते हैं। इनमें पराश्रव्य तरंगों को सुनने की क्षमता होती है, मतलब ये पराश्रव्य तरंगे भी सुन सकते हैं, ठीक। अफ्रीका महाद्वीप में फैला भयानक वायरस इबोला का मुख्य कारण चमगादड़ ही थे। तो इबोला वायरस आपने नाम सुना होगा ना, बहुत फेमस है, हम इसको केमिस्ट में याद करते हैं, है ना, सॉरी बायोलॉजी में इसको हम याद करते हैं। तो वो इन्हीं के कारण फैला हुआ था, जो हमारा कहाँ पर फैला हुआ था, अफ्रीका महाद्वीप पर फैला हुआ था। तो आप क्या याद रखेंगे, जो चमगादड़ होती है उसको उड़न लोमड़ी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये स्तनधारी है, उड़ सकता है, इसे हम उड़न लोमड़ी के नाम से जानते हैं। और रात में इनको दिखता है और बच्चे को ये अपना दूध भी पिलाते हैं, परस्पर तरंगे इनको सुनाई देती हैं। और जो इबोला वायरस था अफ्रीका में फैला हुआ, वो इन्होंने फैलाया था, मतलब यही उसके पीछे कारण थे, मेन वजह उसके पीछे यही थे। आगे बढ़ देखिए 106वां क्वेश्चन देखते हैं सर, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सर कि विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है, मतलब जो हमारी आंत है ना उसके अंगों का अध्ययन करती है, ठीक है, आंतों का अध्ययन करती है, मतलब उसके अंगों का अध्ययन करती है, तो वो कौन सी यहाँ पे साइंस हो जाती है। देखिए तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्प्लैंक्नोलॉजी, क्या बोलते हैं, स्प्लैंक्नोलॉजी उसको हम बोलते हैं। जो हमारी आंत के भाग होते हैं ना, आंत के अंग होते हैं, उसका अध्ययन करते हैं स्प्लैंक्नोलॉजी में। यूपीएसआई में पूछा गया हमारा क्वेश्चन था 2017 में, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के बारे में। यहाँ पे सब कुछ हमें समझाया गया है। विज्ञान की स्पेक्नो, है ना, स्प्लैक्नोलॉजी शरीर के आंतरिक अंगों शाखा आंत के अंगों से संबंधित यहाँ पे हो जाती है। तो स्प्लैंक्नोलॉजी को आप यहाँ पे याद रखेंगे। दूसरा आ जाता है देखिए यहाँ पे फॉर्मेकोलॉजी। तो फॉर्मेकोलॉजी क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें दबाव, जैसे फॉर्मेको में तो हमारा फार्मेसी आ रहा है, तो इसमें तो आपको पता लग जाएगा दवाओं के निर्माण व उसके प्रभाव से संबंधित इसमें अध्ययन जो है वो किया जाता है। अगला देखिए यहाँ पे आता है रोमेटोलॉजी। और रोमेटोलॉजी क्या होता है, रोमेटोलॉजी एक चिकित्सा शब्द है जिसके अंतर्गत गठिया संबंधित रोगों का निदान और उपचार होता है, ठीक है। तो रोमेटिक आपको समझ में आ गया, रोमेटिक मतलब गठिया जो रोग होता है, ठीक, रोमेटो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो अब यहाँ पे हमारा अगला आता है, देखिए यहाँ पे कि अनेस्थीसियोलॉजी, अनेस्थ्योलॉजी को बोलते हैं मूर्छा शास्त्र, मूर्छा शास्त्र बोलते हैं। इसके अंतर्गत बेहोश करने की विधि से संबंधित अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। शल्य क्रिया के लिए उस स्थिति का निर्माण किया जाता है जिसमें जिसमें कि व्यक्ति को दर्द का एहसास ना हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अनेस्थ्योलॉजी, मतलब व्यक्ति को अनेस्त कर दिया, मतलब उसको वंचित कर दिया, उसको मूर्छा दे दी, ठीक है। ये इसका हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन 107वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है कि सर अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज में द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है। गाइस जो क्वेश्चन आपको याद कर नहीं आ रहा है उसको रट लो। जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो ये बोल रहा है पुष्पण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, है ना। तो द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, यही तो पूछा है उसने हमसे। तो इसको आप रट लो, याद कर लिखो, रट लो। इसका हो जाएगा बीज प्रशीतन बोलेंगे उसको। तो देखो यहाँ पर क्या है, द्रुत शीतन उपचार है, तो यहाँ पे बीज प्रशीतन उपचार इसका हो जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं वर्नालाइजेशन, क्या बोलते हैं, वर्नालाइजेशन, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे बात करते हैं अंकुरण के दौरान दौरान जल्दी पुष्पन की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को बीज प्रशीतन के वर्नालाइजेशन कहा जाता है। फूलों
और बीजों को उत्पादन करने के लिए इन पौधों को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसे वर्नलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब पौधों को फूलों का उत्पादन करने से पहले ठंड की अवधि का अनुभव कराना होता है। मतलब पहले उनको ठंड में ले जाया जाता है, तब उसका अनुभव वो यहाँ पे करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 108वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है सर, एक वस्तु या वर्ग जो एक से अधिक मूल वस्तु या मूल वर्ग के गुणों और विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है ना। जैसे बात करते हैं, देखिए एक वस्तु या वर्ग जो एक से अधिक मूल वस्तु या मूल वर्ग से गुणों और विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो उसे हम यहाँ पे एकाधिक वंशागति के नाम से जानते हैं। ठीक है, ए वाला आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक वस्तु या वर्ग जो एक से अधिक मूल वस्तु या मूल वर्ग से गुणों और विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है उसे एकाधिक वंशागति के नाम से जाना जाता है। मतलब एक ही वर्ग से वो सारे के सारे गुण प्राप्त कर रहा है, सारे के सारे जो मूल वर्ग से प्राप्त कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बताओ। मतलब उसको हम एकाधिक ही तो बोलेंगे, मतलब एक से ही तो प्राप्त कर रहा है वो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला सही आंसर हो जाएगा, एकाधिक वंशगति। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 109। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है सर जीनोम एडिटिंग क्या होती है। तो आप सभी को बता देंगे जीनोम एडिटिंग में क्या होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, एक ये क्या है जीनोम एडिटिंग, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच जिसमें डीएनए इंसर्ट किया जाता है, हटाया या प्रतिस्थापित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसमें हम डीएनए से तो छेड़छाड़ करते हैं, तो जीनोम एडिटिंग क्या हो जाती है कि हमारे जो जीन्स हैं उनमें छेड़खानी करी जाती है। जीन्स यहाँ पे चेंज कर दिए जाते हैं, अपने अनुसार हम अपना जो बेबी है वो यहाँ पर मतलब चाह सकते हैं उसमें कौन कौन से गुण हमें चाहिए वो एडिट कर सकते हैं, हम कस्टमाइजेशन उसको कर सकते हैं। तो इसी को हम जीनोम एडिटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप ये बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। देखिए बात करते हैं, देखिए जीनोम परियोजना वह वैज्ञानिक परियोजना है जिसका लक्ष्य है किसी प्राणी के संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण का पता करना है। यह एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसमें डीएनए को इंसर्ट किया जाता है, हटाया जाता है एवं प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ भाग डीएनए का ऐसा है जो बेबी है, जो बच्चा होगा वो मतलब अपंग होगा या कुछ भी उसमें कमी रह जाएगी, तो वो उस पार्ट को हटा करके उसके रिप्लेस करके दूसरा लगा देंगे। मतलब कस्टमाइजेशन फुल होता है यहाँ पे भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 1010। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है, लेकिन है ना। कौन सा अंग है जो यहाँ पे क्या पैदा करता है, ये इंसुलिन पैदा करता है। तो सभी को पता है अग्नाशय से निकलता है इग्नूश, जो इंसुलिन होता है कहाँ से आता है, अग्नाशय से आता है। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए देखिए बात करते हैं, देखिए थोड़ी सी यहाँ पे मानव शरीर में इंसुलिन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। इंसुलिन एक हार्मोन्स है, आपको पता होगा इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन्स है। इंसुलिन एक हार्मोन है, यह मानव शरीर में रुधिर में शर्करा को नियंत्रित करता है। जो हमारा क्या होता है, फ्रक्टोज नहीं उसको हाँ ग्लूकोज बोलते हैं, उसको यहाँ पे कंट्रोल करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह का डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि भी है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा कि मिश्रित ग्रंथि जो होती है वो कौन सी होती है, तो आप सही आंसर क्या लगाओगे, अग्नाशय लगा दोगे। ठीक है, सिंपल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन वेरी सिंपल है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है। ठीक है, कौन सा अंग है जो बिंबाणु को हटाने के लिए सक्षम होता है, तो वह सी तिल्ली जो होता है ना, तिल्ली है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा, मतलब जहाँ पे जो हमारी सेल्स हैं वो डेड हो जाती है उसको तिल्ली बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, देखिए तिल्ली या प्लीहा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तिल्ली या फिर प्लीहा इसको बोलते हैं। मानव उदर में स्थित एक अंग है, मतलब जो मानव उदर का मतलब क्या होता है, देखिए पेट होता है, तो हमारे पेट में स्थित एक अंग हो जाता है जो रक्त का संचित भंडार रखने के साथ साथ अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करने या हटाने का कार्य भी करता है। देखिए इसमें ब्लड तो होता ही होता है स्टोर, लेकिन जो वो सेल्स हैं वो डेड हो जाती हैं, उनको भी हटाने का काम भी यही करता है। इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसको हम बोलते हैं। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे किसे कहा जाता है,
तो यहाँ पे पिलिहा यानी कि तिल्ली को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि महाधमनी के शीर्ष, महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है, मतलब वो कहाँ से शुरू होती है, जो महाधमनी होती है। तो आप सभी को बता दें कि महाधमनी बायां निलय से शुरू होती है। ठीक है, तो बायां निलय मेरा सही आंसर हो जाएगा। महाधमनी कहाँ से शुरू होती है, तो बायां निलय के शीर्ष पर से शुरू होती है। यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है, शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया तो 2019 में, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम महाधमनी मतलब जो अरोटा होता है, अरोटा का प्रारंभ बाएं निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है। ठीक है, इसके द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन मिश्रित रक्त का संचरण होता है। किसका होता है, ऑक्सीजन मिश्रित रक्त का संचरण होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। क्या है ये, हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। इसका व्यास प्राय 3 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है गाइस, 3 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। इस धमनी के उद्गम वाले भाग के छिद्र पर ट्राइकोप्सिड वाल्व पाया जाता है। तो इस पर क्या पाया जाता है, ट्राइकोप्सिड वाल्व इस पर पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात याद रखेंगे। सही दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, चलिए दोस्तों देखिए हम पे बात करते हैं फेफड़ों की ऐसी कौन सी बीमारी है, जो फेफड़े होते हैं उनकी ऐसी कौन सी बीमारी है जो क्रिस्टलीय सिलिका के अंतःश्वसन अवधारणा और उसके प्रति फुस्फुसीय प्रतिक्रिया के कारण होती है, जो लंबे समय तक पत्थर तोड़ने और उत्खनन कार्य से जुड़े रहने की वजह से लोगों में पाई जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस बीमारी पर नियंत्रण और उसकी रोकथाम की आवश्यकता पर जोर दिया है। ठीक है, तो वो पत्थर तोड़ते हैं ना, उनको भी ये बीमारी सबसे ज़्यादा होती है। तो बीमारी का नाम क्या हो जाता है, सिलिकोसिस। क्या नाम हो जाता है गाइज, सिलिकोसिस इस बीमारी का नाम हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सिलिकोसिस का नाम यहाँ पे हो जाता है। अब देखिए गाइज यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिलिका कणों और टूटे पत्थरों की धूल की वजह से सिलिकोसिस नामक रोग होता है। धूल सांस के साथ फेफड़ों तक चली जाती है और धीरे धीरे यह बीमारी का रूप ले लेती है। यह बीमारी खासकर पत्थर के खनन, रेत बालू के खनन, पत्थर तोड़ने की क्रशर, कांच उद्योग, मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग, पत्थर को काटने और रगड़ने जैसे उद्योगों के काम करने वाले मजदूरों में पाई जाती है। तो क्या नाम हो जाता है इसका भाई, सिलिकोसिस इस बीमारी का नाम यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, मछली की किस्मों में तलमज्जी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं। जो तलमज्जी प्रकार होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, ये बताना है। तो देखिए जो गहरा पानी होता है ना, गहरे पानी की जो मछलियाँ होती हैं उनमें पाया जाता है तलमज्जी प्रकार। ठीक है, मतलब मछलियाँ कई प्रकार की होती हैं, तो उनमें से जो तलमज्जी प्रकार है वो कहाँ पाया जाता है, तो समुद्र के गहरे पानी में पाया जाता है। ठीक है मित्रों, चलिए यहाँ पे देखिए हम यहाँ देख पाएंगे कि जो मछली के किस्मों के तलमज्जी समुद्र के गहरे पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 115वें क्वेश्चन की तरफ। 115वां क्वेश्चन है, डैश ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो वो कौन थे जिन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, चलिए बताएंगे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। क्या नाम था गाइस उनका, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क उनका यहाँ पे नाम हो जाता है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने 1809 में अधिग्रहित चरित्र की विरासत यानी कि उपर्जित लक्षणों की वंशगति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जबकि ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा आनुवंशिकी का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, तथा चार्ल्स डार्विन को जैव विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए जाना जाता है। तो देखो कुछ 2-3 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। पहला, जो जॉन ग्रेगर मेंडल है उन्होंने आनुवंशिकी का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि आनुवंशिकी का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, तो जॉन मेंडल ने दिया था, याद रखेंगे। दूसरा, चार्ल्स डार्विन को जैव विकास के सिद्धांत, चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने क्या दिया था, जैव विकास का सिद्धांत का जो जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ये 2 चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। 116वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहे हैं सर पेड़ या पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय में डैश परिवर्तित हो जाता है। तो क्या परिवर्तित हो जाता है,
तो उनके फल में परिवर्तन होता है। जब उनमें निषेचन की प्रक्रिया भी हो जाती है ना पेड़ पौधों में, तो उनमें जो परिवर्तन आता है वो कहाँ पर आता है, तो फलों में आता है, और कहीं नहीं आता, कहाँ पे आता है, फल में आता है, निषेचन के बाद में। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। अंडाशय के अंदर स्थित बीजांड में बीजों का निर्माण होता है। देखो ये याद रखनी दो चीज़ें। निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, मतलब जो उसके जो पेड़ है उसके जो अंडाशय है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, फल में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा, अंडाशय के अंदर स्थित जो बीजांड होते हैं वो बीजों का निर्माण करते हैं। वो किसका निर्माण करते हैं, बीजों का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 170वां क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए, हम जो पेड़ पौधे देखते हैं उनमें पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को डैश कहा जाता है। जो संवहनी ऊतक होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको जाइलम कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे कई बार पूछा जाता है कि जो पौधे होते हैं उनमें पानी ऊपर तक कौन पहुँचाता है, तो जाइलम पहुँचाता है। जाइलम की मदद से ही पानी पेड़ों के कोने कोने तक पहुँच पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है गाइस, ये जो संवहन बंडल होता है उसके अंदर पाया जाता है। जाइलम एक प्रकार के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। पौधों में पोषक तत्वों का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। देखो यहाँ पे याद रखेंगे जाइलम और फ्लोएम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाइलम आपको याद रखोगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए जाइलम में आ रहा है कि लम मम ऐसे करके कुछ रिलेट कर सकते हो। जब भी हमारे पौधों में पानी की बात करेगा, पानी की और पोषक तत्वों की बात करेगा, है ना, पानी की बात करेगा मोस्टली पे पानी की, तो आप याद लगाओगे जाइलम। और जब जब यहाँ पे पोषक तत्वों की बात करेगा, पोषक तत्वों के परिवहन की बात करेगा, तो यहाँ पे आएगा फ्लोएम। ठीक है, यह बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए 118वां क्वेश्चन देखते हैं सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है सर यहाँ पे कि निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम चुनें। जो पुनरुत्पादक है मतलब जो दोबारा से भी किया जाता है, उस पौधे का नाम क्या है, तो देखिए उसका नाम हो जाता है आलू। ठीक है, क्या नाम है उसका, आलू। यहाँ पे उसका नाम हो जाता है। यूपी कांस्टेबल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, तो ये तो हमें करना ही करना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सर, देखिए निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से आलू जो पुनरुत्थान बीज यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं सर 119 की। तो विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है, तो आपको बताना है जो विषाणु होता है उसके कारण इनमें से कौन सी बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो देखो गाइस जो विषाणु है, देखिए आपको मैं बता दूं, विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, प्रोटोजोआ होता है। तो इन सबसे कुछ बीमारियां होती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लो कि जीवाणु से होने वाली बीमारी कौन सी यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, तो जीवाणु से होने वाली बीमारी देखिए हैजा, प्लेग, टाइफाइड, टेटनस, काली खांसी, टीबी, ये सब किससे है, अहम जो बीमारी हैं जो कि जीवाणु से हो जाती हैं वो यही है। दूसरी आती है सर विषाणु से होने वाली बीमारी कौन सी होती है, तो विषाणु से होने वाली बीमारी के नाम हो जाते हैं जैसे पोलियो है ना, पोलियो है, पीलिया है, डेंगू है, एड्स है, ये किससे होती हैं, तो ये विषाणु से होने वाली बीमारियां हैं, है ना। थर्ड पे आता है देखिए प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। तो प्रोटोजोआ से क्या होता है, पेचिस है, निद्रा है, बीमारी है, और मलेरिया है, पायरिया है, तो ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी हो जाती है। अभी एक टाइप हो रहा था गाइस, एक टाइप आता है कवक और फंगी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो जैसे दाद, खाज, खुजली, गंजापन, ये किससे हो जाते हैं, तो कवक हो या फंगी हो, इनसे यहाँ पे ये जो बीमारी है वो हो जाती है। ठीक है, तो जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजो है, और कवक और फंगी है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो अब अगर मैं यहाँ पे मिलान करने की कोशिश करता हूँ कि इनमें कौन सा आंसर सही होगा, तो देखिए पूछ रहा है सर विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। तो विषाणु से होने वाली बीमारी थी कौन कौन सी वैसे, पोलियो था एक, तो इसमें है नहीं, पीलिया था ये भी इसमें नहीं है, डेंगू था ये भी इसमें नहीं है, एड्स था ये भी इसमें नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से कोई सा भी नहीं था, तो इसका सही आंसर 119 का कोई भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए 120 क्वेश्चन बताएंगे।